नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र के कई अहम प्रतिष्ठानों को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। धमकी मिलने के तुरंत बाद एयरपोर्ट पुलिस, बम निरोधक दस्ता और सीआईएसएफ की टीमों ने पूरे एयरपोर्ट परिसर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। टर्मिनल, पार्किंग क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वारों सहित सभी संवेदनशील स्थानों की गहन जांच की गई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामान की जांच पहले से अधिक कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अज्ञात ईमेल भेजने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साइबर सेल ईमेल के स्रोत और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है, ताकि धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान की जा सके। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए राज्य के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में राज्य की सीआईडी ने जांच तेज करते हुए अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया है। माना जा रहा है कि उनकी पेशी के दौरान जांच एजेंसी कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और शिकायतों को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। यह मामला उन दस्तावेजों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जिनमें कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग या फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद सीआईडी ने प्रारंभिक जांच शुरू की थी, जिसके आधार पर अब मामले की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक हैं या उन्हें किसी साजिश के तहत तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीआईडी अधिकारियों ने मामले से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं और संबंधित दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया है। इस कड़ी में अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की जानी है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। जांच एजेंसी उनके सामने दस्तावेज रखकर हस्ताक्षरों की पुष्टि और अन्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी ले सकती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष और कुछ एजेंसियां राजनीतिक दबाव के उद्देश्य से इस तरह के मामलों को उछाल रही हैं। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी की पेशी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि सीआईडी की पूछताछ और जांच के आगे बढ़ने के बाद इस मामले में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पूछताछ के दौरान क्या खुलासे होते हैं और जांच एजेंसी आगे क्या कदम उठाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए। 6 दिवसीय यूरोप दौरे के तहत पीएम मोदी 13 से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगे। ये वर्ष 2014 के बाद उनकी फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है, जिसे भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। नीस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और वेंचर कैपिटल फंड हिस्सा लेंगे। इस मंच के जरिए भारत की नवाचार क्षमता, डीप टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बातचीत में रक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान, व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और बदलते वैश्विक भू राजनीतिक हालातों पर भी दोनों देशों के बीच विचार विमर्श होना। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड समझौते के बाद पीएम मोदी की पहली फ्रांस यात्रा है। ऐसे में इस दौरे को भारत यूरोप संबंधों को मजबूत करने और नई आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच तकनीक, रक्षा, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को नई गति मिलेगी और भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने रविवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन देश भर में चल रहे उस अभियान का हिस्सा है जिसमें परीक्षा संबंधी अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। प्रदर्शन को उस समय और चर्चा मिल गई
जब अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज के इसमें शामिल होने की खबरें सामने आई। बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना जताई गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में यह आंदोलन पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न शहरों में चल रहा है। दिल्ली, पुणे, लखनऊ और अमृतसर के बाद अब बेंगलुरु में प्रदर्शन आयोजित किया गया। संगठन का कहना है कि उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति की प्रक्रिया जारी है और उन्हें मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के शामिल होने की भी संभावना है। संगठन के लोगों से संविधान की प्रतियां और राष्ट्रीय ध्वज लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। हालांकि प्रदर्शन से पहले पार्टी के एक प्रवक्ता के बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। संगठन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। सीजेपी का दावा है कि यह आंदोलन युवाओं की आवाज को मजबूत करने का प्रयास है, जबकि आलोचक इसे सोशल मीडिया आधारित विरोध अभियान करार दे रहे हैं। Hello Bengaluru, tomorrow I am coming to your city. Yes, on 14th of June I will be in Bengaluru for a peaceful protest and to seek resignation of Dharmendra Pradhan, who is our education minister. More than 1 crore students have been wronged by the system. So it's time we should all come together and demand justice for those students. So let's all come together tomorrow. वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर बढ़ते असंतोष और राजनीतिक खींचतान के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े बदलाव कर दिए हैं। शनिवार को उनके आवास पर हुई वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिन्हें पार्टी के अंदर जारी संकट से निपटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में सबसे बड़ा फैसला सायोनी घोष को युवा अध्यक्ष पद से हटाने का रहा। वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता कुणाल घोष को उत्तर कोलकाता इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले इस इकाई का संचालन वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कोर कमेटी कर रही थी। इसके अलावा वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय का लोकसभा में पार्टी का सलाहकार नियुक्त किया गया। इन बदलावों के पीछे पार्टी के अंदर उभर रही बगावत को बड़ी वजह माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार काकोली घोष दास दीदार के नेतृत्व वाला एक नाराज गुट दावा कर रहा है कि उसे टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ये गुट लोकसभा में खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटा है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक हलकों में उस समय हलचल और बढ़ गई जब ये खबर सामने आई कि सुदीप बंदोपाध्याय ने भी नाराज नेताओं की तरफ से तैयार किए गए पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं पूर्व मंत्री मानस भुनिया के इस्तीफे ने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। संकट केवल सांसद तक सीमित नहीं है, विधानसभा में भी बगावत का असर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कई विधायक अलग पहचान की मांग कर चुके हैं और इस मामले को लेकर राजनीतिक व कानूनी लड़ाई भी जारी है। विपक्षी नेता के रूप में ऋताव्रत बनर्जी को मान्यता मिलने के मुद्दे पर भी विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी और असंतोष आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए संगठन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है तो भाजपा नेताओं के खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भाजपा के नेता लगातार इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। राउत ने दावा किया कि ममता बनर्जी एक मजबूत और संघर्षशील नेता है, जिन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ऐसे मामलों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी का चुनाव हारना कई सवाल खड़े करता है और इस पूरे घटनाक्रम में साजिश की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य में बड़ी संख्या में ईवीएम मशीनों के नष्ट होने की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मामले दर्ज करना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि जो नेता भाजपा के साथ नहीं जाते उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न तरह के दबाव बनाए जाते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया के बाद ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक और भाजपा कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करार दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं।
उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े कथित 250 करोड़ के वित्तीय घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला वर्ष 2020 में आए चक्रवात अम्फान के बाद प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत वितरण के लिए जारी सरकारी फंड में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चक्रवात के बाद क्षतिग्रस्त और ध्वस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दी गई सहायता राशि के वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। आरोप है कि कई पक्के और सुरक्षित मकानों को भी सरकारी रिकॉर्ड में क्षतिग्रस्त दिखाकर लाभार्थी सूची में शामिल किया गया, जिससे राहत राशि का दुरुपयोग हुआ। इसके अलावा एक ही परिवार या एक ही छत के नीचे रहने वाले कई लोगों को अलग अलग लाभार्थी बताकर सरकारी सहायता स्वीकृत किए जाने का भी दावा किया गया है। एफआईआर में लाभार्थी डेटा में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार एक ही मोबाइल नंबर को कई लाभार्थियों से जोड़ा गया था। कुछ मामले में एक ही संपर्क नंबर अलग अलग बैंक शाखाओं में कई खातों से जुड़ा पाया गया, जिनमें राहत राशि ट्रांसफर की गई। आरोप है कि इस तरह फर्जी लाभार्थी बनाकर सरकारी धन का गबन किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि राहत पैकेज मंजूर कराने के बदले स्थानीय स्तर पर कथित रूप से कट मनी की मांग की गई। आरोप है कि वास्तविक लाभार्थियों से भी सहायता राशि जारी करने के नाम पर अवैध वसूली की गई। इन आरोपों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। भाजपा नेता अभिजीत दास ने कथित 250 करोड़ के इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि राहत फंड के इस्तेमाल और लाभार्थियों की सूची की व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अभिषेक बनर्जी पहले से विभिन्न जांच एजेंसियों की निगरानी में रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये सभी आरोप शिकायत और एफआईआर का हिस्सा हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पुष्टि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका के रवैये और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भी अमेरिका की ओर से न तो कोई संवेदना व्यक्त की गई और न ही माफी मांगी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय अमेरिका की ओर से आदेशनात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया और अमेरिकी सैन्य निर्देशों का पालन करने की बात कही गई। राहुल ने कहा कि एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया देने से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के नागरिकों की मौत के मामले में सरकार को मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। अपने बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए विदेश नीति और राष्ट्रीय सम्मान के मुद्दे पर सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि सरकार अमेरिका के सामने अपने नागरिकों के हितों और देश के सम्मान की रक्षा करने में विफल रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से उनके आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नाविकों की मौत को लेकर देश भर में चिंता और शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में भाजपा युवा मोर्चा बीजेवाईएम से जुड़े एक नेता की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद क्षेत्र में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और एहतियातन क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी और सिंचाई को लेकर चल रहे पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी को देखते देखते मारपीट में तब्दील कर दिया गया, जिसमें बीजेवाईएम नेता की मौत हो गई। घटना की खबर फैलते स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों पर पथराव किया और उनमें से एक घर को आग के हवाले कर दिया। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। तनाव बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। पुलिस ने मामले में 3 नामजद आरोपियों और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या और उसके बाद हुई हिंसा दोनों मामलों की जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। अफवाहों और भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और शांति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो देश भर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे
कोटा पहुंचे विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में छात्रों को अपनी समस्याएं, सुझाव और सवाल सीधे राहुल गांधी के सामने रखने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस नेताओं के अनुसार इस संवाद कार्यक्रम में नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि इन विषयों से देश भर के लाखों छात्र प्रभावित हैं और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत है। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हाल ही में आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने और शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने राहुल गांधी को कोटा आने का आग्रह किया था। इस दौरान उन्हें कोटा के छात्रों की समस्याओं, नीट पेपर लीक प्रकरण और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करने पर सहमति जताई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जहां हर साल लाखों छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आते हैं। ऐसे में छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए शहर के कई प्रमुख स्थलों पर विचार किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को देखते हुए अंतिम स्थान का चयन किया जाएगा। पार्टी के अनुसार संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को समझना और शिक्षा व रोजगार से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाना है। इसके लिए कोचिंग संस्थानों के माध्यम से भी विद्यार्थियों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसमें शामिल हो सके। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित ऑपरेशन टाइगर के अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी की सभी लोकसभा सांसदों की अहम बैठक मातोश्री में बुलाई। इस बैठक पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उद्धव गुट के कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में होने की चर्चाएं तेज हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने हाल ही में दावा किया था कि ऑपरेशन टाइगर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बयानों ने भी राजनीतिक हलचलों को बढ़ा दिया। इन दावों के बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी सांसदों को मुंबई में मौजूद रहने के निर्देश दिए। वर्तमान में शिवसेना यूबीटी के पास 9 लोकसभा सांसद हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यदि किसी तरह का विभाजन होता है तो दल बदल कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। ऐसे में आज की बैठक को पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व पर भरोसे की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं ने टूट की अटकलों को खारिज किया है। संजय राउत समेत कई नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। वहीं हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर और नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे भी सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि एक सामान्य संगठनात्मक बैठक है, लेकिन विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिशों को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मातोश्री में होने वाली इस बैठक में कितने सांसद शामिल होते हैं, यह आने वाले दिनों की राजनीति को महत्वपूर्ण संकेत भी देगा। वहीं बिहार के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। प्रिंस उस मामले में नामजद आरोपी था जिसमें पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर हमला, पथराव और तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद से वो फरार चल रहा था और बिहार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जानकारी के मुताबिक प्रिंस नेपाल के विराटनगर के एक होटल में छिपकर रह रहा था। वहीं उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच प्रिंस की मौत की खबर ने पूरे मामले में नया मोड़ दे दिया है। बता दें कि खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के मैनेजमेंट से जुड़े कन्हैया कुमार ने रोशन आनंद और उसके भाई प्रिंस समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोचिंग संस्थान पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव किया गया। इस मामले में प्रिंस को पुलिस मुख्य आरोपियों में शामिल मान रही थी। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को गले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी है। राहुल गांधी का यह बयान इंडिया गठबंधन की एक बैठक के दौरान सामने आए ऑडियो के बाद चर्चाओं का विषय बन गया। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद किसी नेता को गले लगाने की अपेक्षा उनसे नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना था कि केरल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। गौरतलब है कि केरल में दोनों दल लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन में साथ है। इस बयान के बाद पिनरई विजयन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके और राहुल गांधी के बीच कभी गले मिलने की परंपरा नहीं रही है और दोनों आमतौर पर औपचारिक अभिवादन तक ही सीमित रहते हैं।
हालांकि उन्होंने कहा कि मुद्दा गले मिलने का नहीं बल्कि उस राजनीतिक संदेश का है जो इस बयान से जाता है। विजयन ने इसे इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के नजरिए से भी जोड़ा। वहीं कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सहायता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद के साथ साथ शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का लाभ दिया जा रहा है। सरकार अब तक 8,085 बच्चों को लैपटॉप वितरित कर उन्हें डिजिटल शिक्षा से जोड़ चुकी है, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकें। योजनाओं के तहत 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक पात्र बच्चे को पढ़ाई जारी रखने के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ये राशि बच्चों की शैक्षिक और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है। सरकार का कहना है कि शिक्षा, आर्थिक सहायता और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से प्रभावित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को योजना के लाभार्थियों की नियमित निगरानी और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि महामारी से प्रभावित कोई भी बच्चा शिक्षा और अवसरों से वंचित न रहे। सरकार की यह पहल बच्चों को बेहतर भविष्य देने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं बिहार में मद्य निषेध विभाग की परीक्षा से पहले राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात भारी हंगामा देखने को मिला। परीक्षा देने जा रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने ट्रेन व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन परिचालन रोक दिया और स्पेशल ट्रेन की मांग करने लगे। रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार परीक्षार्थियों की मांग को देखते हुए विशेष ट्रेन की व्यवस्था भी की गई और रात करीब 2:30 बजे स्पेशल ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी ट्रैक से हटने को तैयार नहीं हुए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ भी की, जिससे रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालात बिगड़ता देख आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी और पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग भी की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को मामूली चोटें आने की भी खबर है। रेल आईजी और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की और परीक्षा देने वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी रोका। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून की देर रात हुए भीषण अग्निकांड की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार यह आग किसी दुर्घटना या शॉर्ट सर्किट का नतीजा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इस हादसे में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2:24 पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसे देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5वीं मंजिल तक पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग में झुलसे लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें एक संदिग्ध महिला आग लगने के कुछ मिनट पहले बिल्डिंग में प्रवेश करती दिखाई दी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे एक महिला ने पेट्रोल और माचिस देकर बिल्डिंग में खड़ी एक स्कूटी में आग लगाने के लिए उकसाया था। पुलिस जांच में सामने आया कि स्कूटी मालिक और मुख्य आरोपी महिला के बीच पैसों के लेन देन का विवाद चल रहा था। आगे की पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरी साजिश 2 अन्य लोगों ने मिलकर रची थी, जो पुराने निजी विवाद का बदला लेना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने मामले में आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी और रात में घर में घुसने जैसी गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला नकाब पहनकर पार्किंग क्षेत्र में जाती दिखाई भी दी। वहीं वो अपने दुपट्टे से ज्वलनशील पदार्थ छिपाकर लाई थी और पहचान छिपाने के लिए सर्जिकल ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रही थी। फिलहाल नाबालिग समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच लगातार जारी है। का ये खुलासा हुआ है। सीसीटीवी ने अग्निकांड की पूरी पोल खोल कर रख दी है। तो स्कूटी में आग लगने से लपटें भड़की और उसके बाद देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हिरासत में नाबालिग समेत 4 आरोपी लिए गए हैं। पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे यहाँ पर हुए हैं। पुलिस लगातार इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि एक स्कूटी में पुराने विवाद के चलते पहले आग लगाई गई और उसके बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 लोग झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 से पहले की नीतिगत स्थिति की तुलना में आज भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, गरीब कल्याण और विकास के नए मॉडल ने भारत की तस्वीर बदल दी है।
चेयरमैन ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने देश को नई दिशा दी है। साथ ही सड़क, रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो, एम्स और IIT जैसे बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कोविड काल में मुफ्त वैक्सीन व राशन वितरण जैसे कदम ऐतिहासिक रहे हैं। चेयरमैन वर्मा ने कहा कि आज दुनिया भारत की बात सुनती है और ये 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में याद किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे डेली 24 भारत। मैं हूं ओम कुमार। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अकबरपुर के नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा जी। हम बात करेंगे 12 साल बेमिसाल। जी अध्यक्ष जी, आपका डेली 24 में स्वागत है। देखिए, 12 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में लगातार 12 वर्षों का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा किया है और इस बेमिसाल सफर के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में नए युग की शुरुआत हुई है और इसका पूरा श्रेय जो है मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले अपने देश को बढ़ाने के लिए किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत देश बदला है, उसका भविष्य बदला है। आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है विकास। इस विकास की यात्रा में जो ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ने किया है, चाहे वो धारा 370 को समाप्त किया गया, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया, आतंकवाद पर नकेल कसा गया, नागरिक संशोधन अधिनियम CA अपने देश में लागू हुआ, UPI के माध्यम से डिजिटल पेमेंट एक बहुत बड़ी योजना थी जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। सड़क और रेल नेटवर्क काफी बेहतर हुआ है। गरीब कल्याण और सामाजिक उत्थान के अंतर्गत गरीबों को आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजना, ऐसे तमाम योजना मोदी सरकार के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से पूरे देश और पूरे प्रदेश में लागू किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।